चलो पेज नंबर बताओ। आ जाओ बच्चों पेज नंबर 90 पे। वो कर लेंगे। बच्चों पेज 90 पे आ जाए हम सारे। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली एग्जामिनेबल चैप्टर है। काफी दफा एग्जाम में ना इस चैप्टर में से 6 नंबर का एमटीक्यू आया है और जरा ट्रिकी चैप्टर है। जो बच्चा क्लास में आराम से बात समझ लेगा उसके लिए कोई रौला नहीं। सब बच्चे आ जाए पेज 90 पे। नंबर 1 हेडिंग लिखी हुई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द वर्ड डिस्चार्ज मींस? ये बताएं तो क्या मानते हो? खत्म हो जाना, चले जाना। लॉ ये कहता है एक दफा आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, यू गेट स्टक इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये है कि अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल कैसे सकते हैं? एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट से निकलने का, देयर आर 4 वेज टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने स्कैन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं यहाँ पढ़ाने आऊँगा, मैंने आना था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मैं पहले सोचता। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ आई एम स्टक इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। स्कैन इज आल्सो स्टक इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ये कहता है एक दफा भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे जान छुड़ाने को कहते हैं डिस्चार्ज। 4 तरीके हैं जान छुड़ाने का। पहले बुलेट पॉइंट में हेडिंग पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट में जो टेक्निकल बात क्या है, दोनों पार्टीज एग्री करें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, वन साइडेड खत्म हो। स्कैन करिए ठीक है, आप आइंदा से आगे ना पढ़ाएं। मैं कहूँ जी आप बस ठीक है, मैं आगे से पढ़ा नहीं चाहता, कहते आप पढ़वाना नहीं चाहते, काम खत्म कर। अगला पॉइंट वर्ड क्या लिखा हुआ? बुक में ना इसका टेक्निकल वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। एक तो अंग्रेजी का वर्ड होता है फ्रस्ट्रेशन। वो बंदा बड़ा ख्वार है, बंदा बड़ा परेशान है, उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इधर एक कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, लेकिन उसमें आपका कोई कसूर नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप था, उसने कराची से लंदन गुड्स लेके जाना। समुद्र में ऐसा खतरनाक तूफान आया कि शिप जा ही नहीं सकता। अब कैप्टन ऑफ द शिप का तो कोई कसूर नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन, वेयर द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, बट आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं। दूसरे से खुद ही खत्म हो जाएगा। फिर कोर्ट को कहेंगे, कोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, किसी को कोई कॉम्पनसेशन पे करने की जरूरत, जो लेन देन हुआ है वो वापस कर। तीसरा और सबसे आसान तरीका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का क्या है? परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? काम करते जो वादा किया वो पूरा करते। मैं स्कैन में सारी क्लासें पढ़ाता, आपने इससे पहले जो पेपर पढ़ा था, आपका क्या उसमें ऑब्लिगेशन थी? आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी टुवर्ड्स स्कैन? फीस पे करनी। स्कैन की ऑब्लिगेशन थी कोर्स खत्म कराना है, टीचर देना। स्कैन ने वो कर दिया, आपने फीस पे कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है वो पुराने वाला। हम पेट्रोल डलवाने जाते, कहते हैं यार 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल पंप वाले की क्या ऑब्लिगेशन है? और आपकी क्या है? आपने पैसे दे दिए, उसे पेट्रोल दे दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन, अब कोई उसमें आप ना आपका उसकी तरफ कोई बात है ना उसकी आपकी तरफ। सो ये जो पहले 3 तरीके हैं ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के, इनके साथ मार्क कर लो, एग्जाम में सवाल है कि इनको कहते हैं लीगल वेज ऑफ डिस्चार्जिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन से वेज? लीगल। बिकॉज इन वजूहात की वजह से बच्चों, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो कानून कहता है बड़ा ठीक किया, कोई गलती नहीं। नोट कर।
वाहिद जो तरीका है, जो सबसे बुरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, वो क्या है? ब्रीच। क्या व्हाट इज, और जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है, व्हाट इज ब्रीच? एक लाइन पढ़ते हैं, where one party fails to meet its contractual breach में जारी बात है दोनों सर्टिफिकेट ऐसे ने नॉर्मली क्या होते हैं, मैं पढ़ा दूं, स्कैन ब्रीच कर दे, कैसे? पैसे ना दे, स्कैन पैसे दे दे, मैं गायब हो जाऊं, दैट्स आल्सो ए ब्रीच। तो वाइड तरीका और जो इलीगल तरीका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, वो क्या है? ब्रीच, जिसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। नीचे आ जाए बच्चों, फास्ट फॉरवर्ड में 2 लाइनें पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? A party is said to be in breach of contract, मिल गया सबको? Yes. Where without lawful excuse they do not perform their contractual obligations precisely. Precisely का क्या मतलब होता है? Exactly. 19-20 का भी फर्क हो गया तो that's a breach of contract। मैंने आपको कहा मैं आपको 10 फोन सप्लाई करूंगा, मैं आपको 8 फोन सप्लाई कर देता हूँ, और रीजन बीच में बोल्ड होकर भी उन्होंने वर्ड के लिखा है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने की आपके पास कोई एक्सक्यूज है? व्हाट इज अ लॉफुल एक्सक्यूज कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने की? फ्रस्ट्रेशन हो गई, एग्रीमेंट हो गया, समझ आ गई बात? सारे बुलेट पॉइंट्स काट दो, पेज के एंड में की टर्म है, इस पे आ गया। क्या वर्ड लिखा हुआ है? नेक्स्ट पेज पे आओ, एक सेकंड, क्या वर्ड लिखा हुआ है? पहले रुक जाओ जरा, बुक में कंफ्यूज कर रहे हैं। सवाल आपको है रेपुडिएशन पे, ये सवाल आए आपको रेपुडिएटरी ब्रीच पे, इसका मतलब पहले एक ही है। इसको पढ़ने से पहले एक जरा बात रिकैप करते हैं। आपको याद है हमने बच्चों पढ़ा था ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, एक ब्रीच ऑफ ए कंडीशन होती है और एक ब्रीच ऑफ ए वारंटी होती है। ये यादाश्त चली गई है? ब्रीच ऑफ ए कंडीशन हो तो इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, और ब्रीच ऑफ ए वारंटी हो तो इंजर्ड पार्टी क्या कर सकती है? डैमेजेस। हमने केस पढ़ा था कि वो ओपनिंग नाइट पे ही सिंगर नहीं पहुंचता, तो कोर्ट क्या कहता है? दैट्स अ ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, द इंजर्ड पार्टी इज नाउ एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। एक हमने और पढ़ा था कि वो सिर्फ रिहर्सल्स मिस कर देता है, कोर्ट कहता है दैट्स ओनली अ ब्रीच ऑफ ए वारंटी। याद आई हैं बातें? तो एक थी ब्रीच ऑफ ए कंडीशन और एक थी ब्रीच ऑफ ए। अब जो रेपुडिएटरी ब्रीच होती है ना, कानून कहता है इट्स अ ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। बेसिकली रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। तो रेपुडिएटरी ब्रीच का क्या मतलब हुआ? अभी बुक पढ़ते हैं। इतनी बड़ी ब्रीच जो इंजर्ड पार्टी को ऑप्शन दे दे, क्या ऑप्शन दे दे? सो ओपनिंग नाइट पर ना आना इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेपुडिएटरी ब्रीच व्हिच गिव्स द इंजर्ड पार्टी एन ऑप्शन कि वो बेशक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे। की टाइम पढ़ते हैं पिछले पेज पे, पेज 90 पे पढ़ो। समझ आ गई बात? Which entitles the injured party to end the contract if they so। इधर रुक जाओ जरा, जो टेक्निकल सवाल आना है ना वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझ लो फिर बुक में बताता हूँ। वर्ड है if they so choose, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है उनके पास, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेट्स से ओपनिंग नाइट पर ही नहीं आता सिंगर, तो इंजर्ड पार्टी कौन है? जो प्रोड्यूसर होगा, तो इंतजामिया होगी, ज्यादती तो उनके साथ हुई है, उनकी मर्जी है। क्या मर्जी है? वो कहें बेटा कल से आ जाना, हमने तुम्हें माफ किया, या उनकी मर्जी क्या है? छुट्टी का। तो जिस पार्टी के साथ ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, कानून इंजर्ड पार्टी को बुला के कहता है तुम बताओ, इस पे 2 नंबर का सवाल है ना इस पॉइंट पे, कि तुम बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है या नहीं। कई केसेस में ऑप्शन होती भी है खत्म करने की, तो इंजर्ड पार्टी क्या कहती है? हमने खत्म। ये जरा नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे फास्ट फॉरवर्ड की टर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट डज नॉट से पढ़ो, की टर्म के नीचे से। मिल गया? नहीं मिला? पढ़ो जरा, होश में आ जाओ बच्चों, पहुंच गए क्लास में तो तुम लोग इतनी मौजूद चल लेना बनाओ, होश में आ जाओ। थके हुए क्यों हो तुम लोग? नहीं मिल रहा, इसकी मदद कर, डब्बे के नीचे इट डज नॉट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज द। मिल गया? चलो शुक्र, बॉयज तुम लोगों को मिल गया? सिर्फ ऊपर वाले 2 बॉक्सेस हैं। अब मैं उनके बारे में एक कहानी सुनाइए, क्या तुमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत? ये पढ़, वो बेशक कर लो, जान के मुझे थकाने का प्लान बनाते हो।
क्या कह रहे हैं कि इंजर्ड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और डैमेजेस भी क्लेम कर ले। ये दूसरा वर्ड क्या लिखा है, दे कैन इलेक्ट टू अफर्म। अफर्म का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे, कि जी हमने माफ कर दिया। दूसरे लोग अगर फर्म करेंगे तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते फिर चलने दें, वो आपकी मर्जी है, ना करें। आपको कोई जबरदस्ती तो पॉइंट समझ आ गया। लेकिन ये 1 and 3 वाले 2 नंबर का सवाल आएगा नीचे बच्चों 2.1.1 काट दो। अब आ जाते हैं 2.1.2 पे। क्या टॉपिक, बल्कि आज हम लोग इंटरेस्टिंग अदालत की स्टोरी सुनाते हैं। एक बंदा आया, बंदा इससे सोचता है कि यार जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हुई हैं, सिर्फ हमारी आंखें जो हैं वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि उसके पास ये असबाब, गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ा घर है। वो एक मेरा क्लाइंट है, चाहे उन लोग वाले बताए थे भाई ब्लाइंड मैन का मैं केस कर रहा हूँ। एक मेरा क्लाइंट है, वो बेचारा हाफिज़ कुरान भी है, लेकिन साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज में उसने एमफिल किया। पहले बीएससी किया इंग्लिश लिटरेचर में, फिर उसने एमफिल किया एफसी कॉलेज से इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने उसको पढ़ा लिखा, मैंने कहा यार तुम, और 25 साल हमारा गुड लुकिंग बेचारा बाय बर्थ ब्लाइंड है। मैंने कहा तुम पढ़ते कैसे हो? उसने कहा सर जब मैं छोटा था ना तो एक हमारी स्पेशल किताबें होती थी, वो कहते हैं ब्रेल, वो उंगली फेरते थे तो बर्ड्स पता लग जाते थे। अब लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई तो हम कंप्यूटर पे ना हम हेडफोन्स लगा के सारी मैं बात सुनता हूँ, सारे वो नॉवेल्स पूरे पूरे पढ़ता हूँ, और सारी फिर मैं वो बातें बच्चों को शेक्सपियर और पता नहीं क्या क्या इंग्लिश लिटरेचर के, फिर जब हमारा टेस्ट होता है ना तो हमारे साथ एक इन्विजिलेटर बैठ जाता है, वो सवाल पढ़ता है, मैं बताता हूँ, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, तो हम करते हैं और बाकी पूरा टेस्ट होता है सेम वही पे। तो कहते सर मैंने ना कितनी बेचारे की टफ, लेकिन अल्लाह ने जब एक सिलाई दी और सिलाइतें भी दी हुई। कहते सर मैं अपने आपके दफ्तर आ जाता हूँ बगैर स्टिक के, मैं अपने माइंड में ना एक मैप बना लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये यूँ आना है, जो कुर्सियाँ ये यूँ है, ये यूँ है, मतलब इस तरह कुर्सी, अनलेस कोई बीच में चीज़ ना आ जाए मैं आराम से चल सकता हूँ। फिर उसने मोबाइल के अंदर मुझे मैसेजेस करता है, फेसबुक उसने बनाई है, मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर हैं ब्लाइंड और उनके लिए ना जो बोलते हैं, ऊबर वो खुद ही कॉल कर लेता है अपने मोबाइल से, मैसेज लिख लेता है, फेसबुक के ऊपर पोस्टें भेजता है, वो स्पेशल उनके लिए बनी हुई, हमने तो कभी यूज़ नहीं की। तो उसने ना नौकरी अप्लाई की हुकूमत पंजाब में, किसके लिए? टीचर के लिए, मैट्रिक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी। उससे पहले उन्होंने कहा जी, हुकूमत ने कहा कि एक टेस्ट होगा, जो उस टेस्ट को पास करेगा वो अगले में क्वालिफाई करेगा। इसने उस टेस्ट में सेकंड पोजीशन ले ली, टेस्ट पास कर लिया, लिखी हुई थी एज क्राइटेरिया 24 साल से 30 साल 25 साल तक क्राइटेरिया भी फुलफिल कर ली। उन्होंने कहा जी कम से कम सेकंड डिवीजन और इसकी फर्स्ट डिवीजन थी। उन्होंने कहा ये अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो आपने कम से कम बीएससी की हो, उसने तो एमफिल किया हुआ, इंटरव्यू दिया वो भी पास हो गया। उन्होंने सिर्फ ये कह के इसको फारिग कर दिया क्योंकि तुम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, somebody who cannot write on the board, वो हम उसको नौकरी में नहीं रख सकते, तो फारिग कर दिया और कहा जी बच्चों को कैसे मैं खोलूँ। हमने हाई कोर्ट में केस कर दिया, रिट कर दिया, और हमने पहले उससे पहले रिसर्च की, पूरी दुनिया में पता लगा है कि बेतहाशा ब्लाइंड टीचर्स, अमेरिका में ब्लाइंड टीचर्स एसोसिएशन है, वो क्या करते हैं, उन्होंने बताया है ब्लाइंड्स को ना, वो बताते हैं कि तुम लोगों ने कैसे करना है। वो कहते हैं बच्चों को बस बताया जाता है कि तुम लोगों ने ना सीटें अपनी फिक्स कर ली, ब्लाइंड पहली डेट में ना पूरी वो जो अटेंडेंस शीट है उसको रट्टा लगा लो या वो ब्रेल के जरिए, और वो जब बोलता है बच्चों को पता लग जाता है। फिर अब वो पावर पॉइंट और ऐसे जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी वो बोर्ड वाली बात वो प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन बना देते हैं। और खासतौर पर अगर इंग्लिश टाइप पेपर है जहाँ पे थियोरेटिकल टाइप इसका लॉ है, तो अगर वो अंधा भी हो टीचर बताना होता तो वो कहानियाँ सुना सकता है, बातें बता सकता है, और पढ़ा लिखा है। और बाहर सोसाइटी में वो क्या करते हैं, अगर आप माजूर हैं ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं तो वो इनकरेज करते हैं कि उसको सोसाइटी में वापस लाओ। इसके लिए डिसेबल वाली पार्किंग पहले रखो, बस जो है वो नीचे कर दो ताकि इसकी व्हील चेयर जा सके। अब उन्होंने नया रूल बनाया, जहाँ सीढ़ी होगी ना वहाँ पे लिफ्ट लगानी ज़रूरी है या व्हील चेयर एक्सेस दो किसी तरह, बिकॉज व्हील चेयर अलग तरह सीढ़ी से चढ़ नहीं सकता वो हाथ। उन्होंने रूल बना दिया पूरे यूरोप में, जिधर सीढ़ियाँ होंगी ना वहाँ या तो वो रैप होगा व्हील चेयर का, अगर 2-4 सीढ़ियाँ, अगर ऊपर है तो वहाँ पे लिफ्ट होगी, अदरवाइज सीढ़ियाँ लगाने की इजाज़त नहीं। बाय लॉज उन्होंने नए बिल्डिंग रूल्स बना दिए, किसके लिए? डिसेबल्ड के लिए। तो मैंने जज को आज कहा, मैंने कहा जनाब अगर हुकूमत पंजाब इसको नौकरी पे नहीं रखेगी, मैं तो नहीं दफ्तर में इसको अपने मुंशी रखने लगा, तो ये फिर हम क्या सिग्नल देंगे ब्लाइंड लोगों को, तुम लोग ना पढ़ो, तुम्हें तो कभी नौकरी मिल ही, तुम तो या भीख मांगो या टेररिस्ट बन जाओ।
तो जज ने कहा जी इसको हम आज उन्होंने कहा अलाउ करते हैं, इसको आपको हर हालत में नौकरी देनी पड़ेगी, और अगर इसने नौकरी ना दी तो मैं उनको सारों को फारग कर दूंगा जो उसके बॉस है। वो डर गए, उन्होंने कहा जी अब हम आपको नौकरी देते हैं, चाहे हम आपसे पढ़वाएं या ना पढ़वाएं, आपको हमने नौकरी तो हर हालत में। बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ। प्रेसिडेंट का क्या मतलब तो हमने पढ़ा था, सिमिलर केसेस इट विल गिव एन एनकरेजिंग साइन टू अदर लाइफ। यार तुम लोगों को घबराने की जरूरत ठीक नहीं मांगनी, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी तुम्हारा सरकार तुम्हारे डिसेबल कोटा रखेगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हें फिट कर। लेकिन उस बंदे को देख के ना मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र किया, अल्लाह शुक्र है कम से कम आंखें हैं, वो आते हैं, हम देख सकते हैं। अल्लाह आज मुझे कोई कहे यार 2 करोड़ ले लो मेरे से, दोनों आंखें दे दो, मैं तो देने वाला नहीं, 1-1 करोड़ की एक आंख दे दो, मैं तो नहीं देने वाला। तो इसका मतलब है हम सिर्फ इस नेमत की वजह से ही हम सारे इस क्लास में करोड़पति हैं। आज हम इस क्लास में कोई बच्चा 2 करोड़ लेके दोनों आंखें अपनी देने वाला और सारी जिंदगी के लिए ब्लाइंड हो जाएगा, कोई नहीं देगा ये ऑप्शन, अगर दफा हो 2 करोड़ रुपए, मैं वैसे ही ठीक, मैं ना भी कमा सकूँ कम से कम मैं को टीवी देख सकता हूँ, मैच देख सकता हूँ, दुनिया को देख सकता हूँ, तो अपनी शक्ल ही देख सकता हूँ। ये यार मुझे लेकिन वो इतना लायक लड़का था, और शेक्सपियर की सारी पढ़ा लिखा था, तो तेज था, उसने सारे वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड किए हैं। कहता है सर मेरे से किसी टॉपिक के ऊपर क्रिकेट का उसको शरीर शौक था, सारे क्रिकेटर के सारे स्टैट्स उसे पता थे। कहता है मैं रेडियो पे सारे मैचेस सुनता हूँ, क्रिक इन्फो पे वो स्पेशल वेबसाइट्स में वो आ जाकर मैं सारी रिपोर्टें देखता हूँ, उसकी फेसबुक पे वो क्रिक इन्फो से ट्वीट्स लोगों की रीपोस्ट नहीं वो कर रहे होते, वो कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो कहते हैं मैं पूरी अखबार पढ़ता हूँ सुबह रोज, वो सॉफ्टवेयर लगा के 2 अखबारें अंग्रेजी की मैं पढ़ता हूँ सुबह, और इंग्लिश उसकी मेरे से भी बहुत अच्छी स्पेलिंग। कितनी ज़बरदस्त बात है, इसको तो जज ने भी उससे कहा, जज ने मुझे कहा आप साइड पे हो जाए, साहब जज का भी दिल किया ना, इतना जबर टैलेंटेड है। जज ने कहा अगर तुमने इसको नौकरी ना ना दी हुकूमत को, हुकूमत पंजाब, तो मैं इसको हाई कोर्ट के अंदर नौकरी दे दूंगा अपने साथ, और तुम लोगों को नहीं मैंने छोड़ना, पहला फैसला तुम लोगों के खिलाफ कर। तो वो बेचारे को आज नौकरी, लेकिन और वो लेकिन वो उसका टैलेंट, और वो उसमें ऐसे ज़बरदस्त टैलेंट्स थे, तो वो कहते सर मैंने पूरे हाई कोर्ट पूरा एरिया रटा लग गया। हमारे दफ्तर में आप आता था, कई दफ़ा आ रहा था, किसी में यूँ आता था, बस अपनी ऊबर बुलाता था, ऊबर आ जाती थी, कॉल करती थी, चला जाता था। कहता मुझे कोई मुंशी का हाथ पड़ रहा था, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँ, और पहुँच जाता था, मुझे बस अदालत का बताने की तरह मैं उधर पहुँच जाऊँ। तो बड़ी बात है, लेकिन हमारी हुकूमतें जो हैं ऐसे लोगों को हमें चाहिए कि इनकरेज करें, फैसिलिटेट करें, इनको मुफ्त कर दें इनकी एजुकेशन, इनको और इनको सिस्टम के अंदर इनको अल्लाह ताला की तरफ से एक कमी है उनके अंदर। बहरहाल कमिंग बैक, तो तुम लोग हटे कटे, उससे पहले कि मैं तुम लोग की आंखें निकाल लूँ 2.1 पॉइंट मैंने चले जाना यार आंखें देके ही जाएगा अब तो, इस धंधे में आता बंदा अपनी मर्जी से है, अब जाओगे मेरी मर्जी से। अच्छा जी बच्चों, जो पहला यार 6 नंबर का MTQ आना है ना, वो आना है 2.1.2 पे। क्या वर्ड लिखा हुआ है? पहले तो इसको छोड़ दो, बुक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, फिर बुक की 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे, आराम से टिक कर लेंगे। 6 नंबर का सवाल है, इसलिए इसको गौर से समझेंगे। व्हाट इज द वर्ड एंटिसिपेट मींस? पहले ये एंटिसिपेटिंग अंग्रेजी का वर्ड है, यही मतलब एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। काले बादल आए हुए हैं, आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम एंटिसिपेटिंग इट इज गोइंग टू रेन। पाकिस्तान के 100 पे आउट होगी पूरी टीम, आप कह सकते हैं आई एम एंटिसिपेटिंग दे आर गोइंग टू लूज द मैच। प्रिडिक्ट करना। लेट्स से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आज क्या तारीख है? तारीख बताओ तो लोग, दीवे तो नहीं सारे 16 महीना कौन सा चल रहा है? आज हम जाके दर्जी को अपना एक जोड़ा दे देते हैं शलवार पीस, कहते हैं दर्जी ये सी दे। दर्जी कहता है ठीक है सर, 16 नवंबर को 1 महीने बाद आके मेरे से जोड़ा ले जाना, बड़ा बिजी दर्जी। जो 16 नवंबर की तारीख है ना, इसको कहते हैं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यू डेट कब है? 16। लॉ छोड़ दो, बस तुम लोगों ने प्रैक्टिकल लॉजिकल कॉमन सेंस की बात करनी है, लॉ छोड़ दो। हम क्या करते हैं, 1 नवंबर को दर्जी की दुकान पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जहां जोड़ा रख के गए थे वो उधर ही पड़ा, हाथ तक नहीं लगाए, बल्कि थोड़ी मिट्टी पड़ गई। आप दर्जी के ऊपर वकील करते हैं और अदालत में सुबह केस फाइल करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है? नहीं सर, बिल्कुल सही कहा, अभी तो ड्यू डेट हुई नहीं।
क्या हम एक गैरा को दर्जी पे केस कर सकते हैं? नहीं। अदालत भी यही कहेगी जो आपने कहा, उठ दवा हो जाए, ये प्री मेच्योर केस है, पहले कहाँ आ गए भाई? उसने ड्यू डेट कौन सी बताई थी? 16। अगर तकलीफ थी तो उस वक्त वाला डालना था। उसने कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिख के दिया? 16 से पहले केस फाइल किया। यहां तक बात क्लियर है? अब ट्रिक क्या? लेट्स अज्यूम करें 1/11/2017 को यही फैक्ट्स हैं, 16 को जोड़ा दिया है, 1/11 को दर्जी खुद आपको फोन करता है और कहता है भाईजान जोड़ा ले जाओ अपना, मैं बहुत बिजी हो गया हूं, मैंने नहीं परफॉर्म करना 16 नवंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं। ले जा अपना जोड़ा और मेरे से पैसे वापस ले जा। अब कानून कहता है आपके पास एक ऑप्शन आ गई। क्या ऑप्शन आ गई है? कि उसी वक्त उस पर मुकदमा कर दो और वेट करने की जरूरत। अब जब आप उस पर उसी वक्त मुकदमा करेंगे तो उस मुकदमे को कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर यू एंटीसिपेटिंग नाउ? If the contract will not be performed, there is going to be a breach. Point समझ आया? Recap. जरा पहले बात फिर बुक पे आएंगे, बुक को छोड़ दो। जब भी लॉ ये कहता है, नॉर्मल रूल क्या है? आप ड्यू डेट से पहले केस फाइल, लेकिन अगर एक पार्टी पहले ही इन्फॉर्म कर दे कि भाईजान ड्यू डेट पे मैंने अपना साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, तो फिर आप ड्यू डेट से पहले भी केस कर सकते। ये बात समझ आ गई? एक और बात समझे, फिर बुक बेशक समझना। लॉ ये कहता है जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है, जो इंजर्ड पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन है इधर भी, या वो ड्यू डेट पे केस करे या वो क्या करे, वेट करती है और कहे मैंने एक्चुअल ब्रीच का ही केस करना है। ये मर्जी भी किसकी है? इंजर्ड। बस इतनी सी बात है। नहीं समझ आया कुछ? सब बच्चों को बात समझ आ गई? चलो जरा आते हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड पहले पढ़ो सब बच्चे, फास्ट फॉरवर्ड, फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड आपको समझाऊंगा। हाँ जी, पढ़ा है बच्चों? क्या लिखा हुआ है? इफ देयर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, वन पार्टी डिक्लेयर्स इन एडवांस, एक पार्टी क्या करती है? पहले ही बता देती है that they will not perform their side of the bargain when the time of performance, जब ड्यू डेट होनी है हमने अपना साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, the other party may treat the contract as discharge forthwith. discharge forthwith का मतलब है वो उसी वक्त मुकदमा कर सकते हैं आपके ऊपर, और continue with their obligations until the actual breach occurs. So recap, जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है, बस इतनी बात नोट कर लो अपने वर्ड्स में, इंजर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? वो फोर्थ विद केस कर दे। फोर्थ विद का क्या मतलब है? और वेट फॉर द ड्यू डेट। बात समझ आ गई है? ये बात नोट कर लें और फिर ये केस पढ़ो सारे बच्चे। और अब मैंने किसी बच्चे से केस के फैक्ट सुनने हैं, हुचेस्टर वर्सेस डीला टूर। क्या करवाया आपने? कुछ नहीं, अभी केस पढ़ना है। So explicit, implicit. इसको छोड़ दें, ये हाँ ये नहीं पढ़ना है, केस पढ़े हुचेस्टर वर्सेस डीला। पढ़ लिया। वापस चुका। जी पढ़ लिया सब बच्चों ने? थोड़ी सी बात समझ आई है?
उसने क्या कहा था यार मैं किस डेट पे लेके जाऊंगा, फर्स्ट जून और वो कब कहता मैं लेके नहीं जाऊंगा, 11th में वो केस कब कर देता, 22 में जिसने 1 जून को लेके जाना था ना उसने कहा आपने मेरे पे 22 पे कैसे केस कर दिया, आपने तो मेरे पे केस करना था 1 जून के बाद। कोर्ट ने कहा जब बेटा तुमने 11 मई को उसको बता दिया है, क्या बता दिया कि मैं तो 11 मई से लेके 1 जून तक कभी भी केस कर सकता तुम्हारे पे, किस चीज का, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ, बस इतनी सी बात है, कर लेंगे सब बच्चे, सबको ट्रिक समझ आ गया। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज के एंड में देखो नंबर 3 डैमेजेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, इससे ऊपर वाला पेज सारा काट लो, पूरा पेज काट दिया, डैमेजेस बस रहने दो। अब जहां पे डैमेजेस लिखा हुआ है ना वहां पे एक सवाल लिखो, पहले एक लाइन का, फिर 2 लाइनों का आंसर लिखें। क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, तेज हो जाओ, what are the remedies available for breach of contract? बस What are the remedies available for, सवाल का मतलब क्या है, रेमेडीज, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या रेमेडीज, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एक लाइन लिखें, देयर आर, आंसर्स का लिखें, 3 कॉमन लॉ रेमेडीज एंड 3 equitable remedies, EQUITABLE। There are 3 common law remedies and 3 equitable remedies। टोटल कितनी हो गई, 6 ये वैसे ही कॉमन लॉ और एक्विटेबल का कोई मसला नहीं है, 3 को उन्होंने कॉमन लॉ की कैटेगरी कर दिया, 3 को एक्विटेबल। मैं बताऊंगा सवाल कैसा आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली एग्जामिनेबल रेमेडी है ना, वो सबसे पहली डैमेजेस। डैमेजेस को ब्रैकेट्स में लिख लो, फर्स्ट कॉमन लॉ रेमेडी, फर्स्ट कॉमन लॉ नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पहले वैसे आम जुबान में हमें पहले ही पता है डैमेजेस का मतलब क्या है बच्चों। डैमेजेस का मतलब है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। जब आप अदालत से कहते हैं इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे पैसे दो, उर्दू में कहते हैं हर्जाना, मुझे खर्चा दो, तो उसको एक तो डैमेज हो गया है, ये वो डैमेज नहीं है, लीगल वर्ड है। डैमेजेस का मतलब क्या है, मॉनेटरी पैसे जब अदालत से लेते हैं, अदालत को कहते हैं जी हम टॉपिक क्या पढ़े हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ। एक बंदा ब्रीच कर दे, स्कैन मुझे तनख्वाह ना दे, मैं स्कैन पे केस करूंगा और सबसे अच्छी रेमेडी में लेके आया और पैसे दे, मेरी तनख्वाह दे, ऊपर मुझे खर्चा दे जो मुझे उन्होंने परेशानी दी है उसके लिए पैसे दे। अच्छा, डैमेजेस का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैमेजेस। 3 टर्म में पहली 2 लाइनों पर, डैमेजेस आर ए कॉमन लॉ रेमेडी intended to restore the party who has suffered loss to the same position they would have been in if the contract had been परफॉर्म। in other words, इस लाइन का मतलब है उतने पैसे उसे दे दो कि ब्रीच की वजह से जितना उसका नुकसान हो, ज्यादा भी नहीं देने। ये नहीं नुकसान 100 रुपए का उसे 2 लाख दे दो, जितना अगर नुकसान ना करता, मैं ब्रीच ना करता, मैं अपना वादा ना तोड़ता, तो जितना स्कैम्स का नुकसान हो। पॉइंट समझ आ गया। अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे। डैमेजेस को रिकवर करने के लिए 2 टेस्ट बनाए उन्होंने, नीचे ही देखो इसी लाइन में बोल्ड होकर लिखा है। क्या नाम है टेस्ट के, रिमोटनेस ऑफ डैमेज एंड, so there are 2 tests, one is called remoteness of damage and what's the second one, नंबर 4 पे आ जाए हम, क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिमोटनेस। सो पहले टेस्ट का नाम है रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ब्रैकेट्स में लिख लो फर्स्ट टेस्ट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में भी यही 2 टेस्ट अप्लाई होते हैं। होश में हो यार तुम लोग, इतनी नींदों में क्यों, कब उठा था, पैसे उठा, सुबह कितने बजे उठा था, दोपहर 2 बजे उठा, तो फिर तुझे अब नींद आ रही तो 2 लगानी चाहिए। तो फिर भी 2 बजे एक बंदा उठा हो तो उसको 7 बजे तो नींद नहीं आ सकती, अनलेस उसने को भांग वाले पापड़ खा लिए हो। आप कितने बजे उठे थे? सर हमारी उम्र में आता है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे उठे हुए, दरमियान में नहीं सोए?
तेरी फिर भी जस्टिफाइड हो सकता है कि यार ये बेचारा 4 बजे का उठा। 4 बजे क्यों उठ गए थे? रिजल्ट आ रहा अच्छा ईसीसी का आज आपका रिजल्ट था, कौन सा पेपर था? है F5 से क्या बना है? 5 पास हो गया F7 47 ओए होए, चलो तो F5 में कितने आए? 52 ओए होए, बड़ा तू बॉर्डर लाइन में है। चलो शुक्र है एक तो निकल गया। तो सुबह सुबह 4 बजे आया रिजल्ट? सुबह 4 नहीं 5 बजे मेरे ख्याल है 4-5 तो वो ऑनलाइन चेक किया? ये सब मैसेज आ गया ईमेल आ जाती है, ईमेल आई थी? CBS। फिर ईमेल देखी तो दिल की धड़कनें तेज हुई हुई थी। बहुत ज्यादा सर ओए होए होए, ये सर, बड़ा आपको होता नींद ही है। नहीं आई सर नींद नहीं- मेरा भी आपका भी आया। रिजल्ट था? कौन सा आया? स्ट्रेट नहीं क्या बना है? दोनों का तो मिठाई किधर है हमारी? ये लगती है। हमने तो नए रूल्स रख दिए हैं। कल खाइए तो मैं क्या नहीं? खाइए तो। तो फिर आज किधर है? 2 पेपर दो और 2 क्लियर हो जाए। कल मिठाई ना आए तो तेरा हमने टांगे तोड़ देनी है। तेरी मिठाई हम गुर्दा बेच के। कितने बजे सोया था? उठा था? सोया नहीं? मैं सोया नहीं था। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं वो सीजन देख रहा था, मेरे पेपर नहीं था। अब उठा हुआ है? हमने- कौन सा सीजन देख रहा था? सर वो है उसका टैबू है उसका, वो जो बैटमैन में बेन नहीं बनता हाँ। उसका। अच्छा सीजन बता मुझे, मैं डाउनलोड करूँ। सर टैबू गोसम तो नहीं है टैबू है सीजन का हाँ। नाम? अच्छा सीजन है? TABO। अच्छा है कि बकवास अच्छा है? अच्छा इतना अच्छा है कि तू सारी रात देखता रहा है? मैं खत्म करना था, मैं तो खत्म करूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट इम्तिहान था, चैप्टर खत्म ना हुआ तो पेपर। आप कितने बजे सोए थे? सोया 6 बजे है और फिर उठा? फिर तो फ्रेश होना चाहिए तुझे अभी है। चलो जी, बड़े यार तुम लोग वेरिड है, कोई सोया ही नहीं, कोई 4 बजे का उठा हुआ है, 2 बजे वाला मुझे बच्चा सबसे अच्छा लग रहा है। संडे को मेरा यही दिल होता है कि मुझे ना कुछ छेड़े, मैं आराम से कुछ 12-1 बजे तक सोता रहूं। अच्छा जी, चले जी वापस आते हैं। अब बच्चों जो रिमोटनेस वाला टॉपिक है ना, बुक में बहुत बकवास करके लिखा हुआ है। जरा 15 मिनट तुम लोगों ने अपनी कंसंट्रेशन लेवल हाई रखनी है, होश में आना है, ये ना हो फिर फायदा हो हमें क्लास में आने में। कानून ये कहता है जब भी डैमेजेस रिकवर होंगे ना, 2 टेस्ट अप्लाई होंगे, पहले रिमोटनेस का, फिर मेजर। रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट वर्ड हम सबने सुना है, घर में रिमोट कंट्रोल। रिमोट का मतलब होता है दूर। रिमोट कंट्रोल इसीलिए कहते हैं कि दूर की चीज पर बैठ के कंट्रोल। हम कहेंगे वो बड़े दूर दराज इलाके में रहता है तो हम इंग्लिश में कहेंगे he lives in a remote area। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का टेस्ट ये है, आम जुबान वाले समय में बुक पढ़ेंगे। अगर डैमेजेस और आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो आपसे रिकवर किए, और अगर डैमेजेस और आपका कोई लिंक है तो आपसे रिकवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डैमेजेस और आपका कोई लिंक भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, वो एक बस में जा रहा था, उसने देखा लास्ट सीट पे वो सोया हुआ था। बस ड्राइवर ने एक बंदे को नीचे दे दिया, उसकी टांग टूट गई। जिस बंदे की टांग टूटी उसने वो लास्ट सीट पे जो सो रहा उसको भी केस कर दिया कि तेरा भी कसूर है। उसने कहा कि मेरे से तो डैमेजेस का कोई लिंक नहीं है, मैं ना बस वाले को जानता हूँ ना मेरी बस है, मैं तो खुद टिकट लेकर बैठा हूँ। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका डैमेजेस, इससे तो डैमेजेस बहुत दूर है। तो अगर आप रिमोटनेस में केस जीत जाए जी मेरे से तो लेने नहीं पैसे, तो फिर अगला टेस्ट का नाम क्या लिखा हुआ है? तो फिर मेजर करने की जरूरत ही नहीं कि आपसे लेने कितने। रिमोटनेस ये डिटरमिन करता है जी पूरी क्लास में पैसे देने किसने, ये डिटरमिन हो जाए जी पूरी क्लास में हारिस अजमत ने पैसे देने हैं। फिर अगला सवाल होगा हाँ जी देने कितने। तो कई अभी पिछले तो हमारा एक क्लाइंट था, हम रिमोटनेस भी केस जीत, हमने कहा जी हमने तो देने ही नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल इधर बैठे हैं, एक्सीडेंट मोटरवे पे हुआ, मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मैं क्यों पैसे दूं? मेरे पुपी के पुत्र ने एक्सीडेंट किया तो मेरा उससे क्या ताल्लुक, उसको पकड़ने जाते हैं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें क्या ताल्लुक? समझ आएगी बात? अब रिमोटनेस के ऊपर कानून जो टेस्ट अप्लाई करता है वो कभी बुक को छोड़, लॉ ये कहता है वो नुकसान जो नेचुरल लॉस है, नेचुरल का मतलब है जो रूटीन का लॉस है, वो आपसे रिकवर किया जाएगा। रिमोटनेस का कानून ये कहता है। बट अगर एक अनएक्सपेक्टेड लॉस है वो आपसे रिकवर नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है? आसान एग्जांपल देते हैं, इससे मामला समझ आएगा। बुक पढ़ें, लेट्स से मैं अपना कोट की कीमत है 10,000 रुपये, मैं अपना कोट ड्राई क्लीनर को दे देता हूँ, यार ये ड्राई क्लीन कर, ड्राई क्लीनर कोट जला देता है, तो मेरा रूटीन का लॉस कितना हुआ, एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ है, नेचुरल लॉस कितना हुआ है? 10,000 रुपये। मैं कहता हूँ हाँ 10,000 तो लॉस हुआ है, लेकिन ये कोट पहन के मैंने अदालत में जाके केस लड़ना, वहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए दिया हुआ था क्लाइंट से, मेरा 2,10,000 का नुकसान हो, मुझे 2 लाख भी दो। क्या ये 2 लाख है ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था? क्या ये ड्राई क्लीनर एक्सपेक्ट कर रहा था? उसको क्या पता? वो कहता जी मैं क्यों दूं?
लॉ ये कहता है ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ये रूटीन का लॉस नहीं है। 10,000 का कोड डाल के तो एक बंदा कि मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। कोर्ट कहता है अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं रिकवर कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं हम अनएक्सपेक्टेड लॉस भी रिकवर करें तो उसका भी एक तरीका है, क्या है? इन्फॉर्म कर दो। कोर्ट देते हुए उसे इन्फॉर्म करो, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। फिर उसकी भी तो मर्जी है ना, क्या है? वो कहे मैं इतनी जिम्मेदारी लेता नहीं, 200 रुपए के ड्राइविंग के पीछे मैं 2 लाख रुपए की जिम्मेदारी लेता नहीं, आप ले जाएं किसी और दुकान पे करें। पॉइंट समझ आया? तो ये बस टेस्ट है। A1 पढ़ते हैं रिमोटनेस के टेस्ट। क्या लिखा हुआ है? द लॉस मस्ट अराइज नेचुरली फ्रॉम द, इसके आगे नोट कर लो। इसका मतलब क्या है कि रूटीन का लॉस जो है वो रिकवर किया जाएगा। A2 काट दो और फिर सारे बच्चे B पढ़ो। दोनों पार्ट सेम नहीं है, ए और बी? नहीं, बी पढ़े ना, पार्ट उसी का पार्ट है लेकिन जरा पढ़े। समझ आइए बात? वो कह रहे हैं कि अगर अनएक्सपेक्टेड लॉस हुआ तो फिर नॉलेज होना चाहिए। पहले बताना पड़ेगा। बस ये 2 रूल्स हैं। 3 केसेस पढ़ने हैं, फिर की छुट्टी करेंगे। ये गौर से पढ़ने, नहीं पे सवाल है। रूल रीकैप करते हैं। रूल्स क्या है? अगर नेचुरल लॉस होएगा तो रिकवरेबल, अनएक्सपेक्टेड होएगा तो रिकवरेबल, और अगर अनएक्सपेक्टेड रिकवर करना है तो क्या करना है? अब आपने डब्बे में सब बच्चों ने केस पढ़ना, मैंने किसी से पूछना है, आपने मुझे 2 बातें बतानी है। सर लॉस ये हुआ था और कोर्ट ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड, बस। चलिए आप बता दें क्या लॉस हुआ था? सर लॉस जो है वो नेचुरल नहीं था और एक्सपेक्टेड भी नहीं था। नहीं, लॉस क्या था? सवाल सर लॉस ये था कि मिल जो है ना वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि एक क्रैंक शाफ्ट टूट गया। वर्ड है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट ना एक छोटा सा पुर्जा होता है। उस छोटे से पुर्जे ना होने की वजह से वो कह रहे थे क्या नुकसान हुआ? मिल नहीं चली है, हमारी मिल बंद हो गई। सवाल ये है, एक बंदा कहे कि स्कैन्स में मार्कर नहीं था, जैसे पूरा स्कैन्स का 6 मंजिला कैंपस बंद हो गया, ये एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? वैसे हमें इतने से पुर्जे से पूरी मिल बंद हो जाएगी। अगर इतना जरूरी था तो क्या करना था? पहले बताते या स्पेयर रखा होता है लोगों ने, या पहले बता देते। तो ये नेचुरल लॉस है, ये रिकवर किया, भाई इतनी सी बात। इससे मिलता जुलता MTQ आएगा, कर लेंगे हम। वर्डिक्ट लिखा हुआ बीच में मिल आइडल हो गई। आइडल का क्या मतलब है? बंद हो गई, रुक गया काम। नेक्स्ट पेज पे आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, विक्टोरिया लॉन्ड्री।
जी बच्चों, पढ़ लिया आपने? कुराना समझ आया कि नहीं? थोड़ा बहुत समझ आएगी। किस चीज का केस था? ये तो बताओ, बेसिक बात बताओ, क्या खराब हो गया था? आप अगर एक लॉन्ड्री की दुकान में जाए ना, तो लॉन्ड्री की दुकान के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है ना, मशीन होती है, वो बॉयलर होता है। उससे उतनी स्टीम या भाप या गर्म करते हैं कि वो आम घर से बेहतर कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं। उन्होंने वो बॉयलर खराब हो गया। उन्होंने बताया भी कि ये सबसे जरूरी आइटम है हमारा। जो कंपनी बॉयलर को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, जब वर्ड एक लिखा हुआ है, जब उसको डिसमेंटल कर दी। डिसमेंटल का मतलब होता है एक जगह से खोल के दूसरी जगह फिट कर दी, तो बॉयलर डैमेज हो गया, बॉयलर ना आया। बॉयलर ना आने से लॉन्ड्री वालों ने कहा कि सबसे पहला हमारा नुकसान ये हुआ कि हम रोजाना के लोगों को ड्राई क्लीन नहीं कर सके उनके कपड़े। लोग हमारे पास आते थे, हम कहते थे वापस ले जाओ। ये एक्सपेक्टेड लॉस है, अनएक्सपेक्टेड है? ये एक्सपेक्टेड है। क्रैंकशाफ्ट ना होने से इतनी बड़ी मिल बंद हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड है। बॉयलर ना होने से छोटी सी लॉन्ड्री बंद हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है। ये तो मामला ठीक है। एक वर्ड आप ढूंढेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने एक ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। वर्ड नजर आया? ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्रॉफिटेबल। डाइंग कॉन्ट्रैक्ट था, वो बहुत बड़ी डील हमने कर ली थी, क्योंकि बॉयलर नहीं था, वो डील मिस हो गई हमारे से। कोर्ट ने कहा ये अनएक्सपेक्टेड है। बॉयलर नहीं होगा तो लॉन्ड्री बंद हो जाएगी, जो रोजाना की सेल है वो मिस हो जाएगी, ये तो ठीक है। लेकिन ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिस हो जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये रिकवरेबल। तो उसने कहा वो नहीं मिलेगा। इस केस से हमें दो बातें पता लगी। एक ही सिनेरियो में
कुछ एक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं और कुछ Unexpected. जो एक्सपेक्टेड वाले हैं वो रिकवरेबल हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हैं वो रिकवरेबल। पॉइंट समझ आ गया? चलो अगला केस। इस कॉन्ट्रैक्ट का वो बताए थे इंडस्ट्रीज को। तो फिर रिकवरेबल यही बात थी। अगर पहले बताते जनाब ये बॉयलर दे दे, हमारा डाइंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ इतने लाख का, तो फिर वो भी रिकवर किया। बस इतना सा सिंपल सा रूल है, समझ लेंगे सब बच्चे? Yes, sir. अगला केस होता है हेरेंट 2। हाँ जी, पढ़ लिया सबने? कमोडिटी क्या होती है? व्हाट्स अ कमोडिटी? इधर नहीं लिखा वैसे। जो ट्रेड करते हैं हम। कमोडिटी कहते हैं रोजाना की जो यूजेज की चीजें होती हैं, आटा, चीनी, दालें, इवन पेट्रोल और गोल्ड भी कहलाता है कमोडिटीज। हमें पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस रोज फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, ऊपर नीचे। अब चीनी जानी थी और एक आधा किलो चीनी नहीं, कितनी चीनी? पूरा शिप चीनी लेके जा रहा है, पता नहीं कितने करोड़ किलो टन होगी चीनी। वो जो कैप्टन ने डेट दी कि जी हम इस दिन शिप पहुंचा देंगे, उससे कितने दिन डिले कर दिया? इससे फर्क क्या पड़ा? प्राइसेस गिर गई। कैप्टन ऑफ द शिप ने कहा जी मुझे तो पता नहीं चीनी की कीमत गिर भी सकती है। कोर्ट ने कहा ये कौन सा लॉस है? एक्सपेक्टेड को पहले बताने की जरूरत, पहले कौन से बताने की जरूरत है? Unexpected. यही बात थी बस। डिसीजन पढ़ लेते हैं। The claim succeeded. It is common knowledge that market values of commodities fluctuate, so that delay might cause. सर ये कॉमन नॉलेज का भी नहीं पता किसी को। नहीं वो अपनी उसकी बेवकूफी है। Negligence with कोर्ट ने तो बेसिक देखने के आम आदमी को पता लगा तो बस फिर एक्सपेक्टेड। नीचे वाला केस काट लें। अब आ जाओ अगले टॉपिक नंबर 5। क्या वर्ड लिखा हुआ है? मैं ये होता है। जब हम ये डिटरमिन कर लेंगे कि हाँ जी पैसे निकलवाने हैं या नहीं, बॉयलर वाले में रोजाना का लॉस रिकवर होना है, लॉन्ड्री वाला नहीं होना, तो फिर अगला सवाल होगा कि पैसे कितने देने हैं। इस पे ये सारे तीनों पैराग्राफ काट दो नीचे वाले, एक लाइन लिखो मेजर ऑफ डैमेजेस। लिखें द जनरल प्रिंसिपल इज the general principle is to compensate. The general principle is to compensate for actual financial loss. The general principle is to compensate for actual financial loss. हाँ जी, लिख लिया सबने? The general principle is to compensate for actual financial loss. अच्छा जी, इसका मतलब क्या? What does this word means? अगर मेरा 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो मेरे से कितने पैसे रिकवर किए जाएंगे? 100। अगर मेरा 1 लाख, ये आपकी किस्मत है कि आपने नुकसान कितना कर दिया। एग्जाम्पल एक आसान है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ट्रक में गाड़ी मारी, तो ट्रक की ग्रिलें लगी, उसको एक छीट भी नहीं आई, तो आपको कोई पैसे नहीं देने पड़े। आपने वही गलती की और एक मर्सिडीज में मार दिया, उसका लाख रुपए की लाइट टूट गई, तो आपको लाख रुपए देने। दैट्स अप टू यू कि आपने लॉस कर क्या दिया। नेक्स्ट पेज पे आए आप, ये 5.1 से ऊपर तक सारा पेज काट। अब बच्चों एक टॉपिक लिखा हुआ है 5.1 में, क्या वर्ड लिखा हुआ है? अब अगर वर्ड 5.1 लिखा हुआ है, लास्ट चीज आज हमने पढ़नी है, तो इसका मतलब क्या है? ये मेजर के नीचे ये टॉपिक है, मेजर है नंबर 5, तो अगला टॉपिक है 5.1, दैट ऑटोमेटिकली मींस कि मेजर का ही एक सब टॉपिक है। अब जरा बात पहले समझते हैं, फिर ये पढ़ते हैं मार्केट प्राइस रूल। ये पास्ट पेपर का सवाल का जवाब देना है आपने, मार्केट प्राइस रूल पढ़ के उसके बगैर नहीं देना। मैं हूं सेलर और आप हैं बायर।
मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये अपना मार्कर बेचूंगा 100 रुपए का और मैं नहीं बेचता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? आपने सेलर ने। अब आप बताएं कि आप मेरे से कितनी कॉम्पनसेशन पे करेंगे? सवाल समझ आया? मैं कौन हूं? एक से मैं कौन हूं? सेलर। आप हैं? मैंने आपको क्या कहा है? मैं आई सेल यू दिस पेन फॉर, 100. मैंने आपको पेन नहीं बेचा, किसने ब्रीच किया? सेलर ने। अब मार्केट प्राइस रूल पढ़ो सारे बच्चे, और बुक पढ़ के बताओ, 2 दफा पढ़ लो। उसने गलत बताया, उसको एक चुपेड़ पढ़नी है, बस ये बात याद रखना एफिशिएंट आंसर देने से पहले। गलत वाला बच्चा नहीं बचेगा। पढ़ लिया? कोई बात समझ आई है? कुछ नहीं बल्ले पड़ा? क्या बात समझ आई है? सेलर ब्रीच करेगा तो बायर से परचेज करेगा, स्टोर से तो एडिशनल चार्जेस होंगे वो सेलर को देखो, आप लॉ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बेवकूफा वाला आंसर जेन में क्या आता है कि जी 100 रुपए का नुकसान हो गया। कानून कहता है 100 रुपए का नुकसान, सेलर आपने क्या करना है, बायर आपने क्या करना है? परचेज करना। यही जो सर ने आपको पेन बेचना था, जाओ बाजार से खरीदो। बाजार से मिलता है आपको 180 रुपए का, मैंने कितने का देना था? कितने का लॉस हुआ? 80 रुपए। बाजार से आपको 100 रुपए का ही मिल जाता है, तो फिर मेरी किस्मत अच्छी है, मैंने ब्रीच कर भी दिया ना, मेरे से कोई पैसे बाजार से नीचे मिल जाते, मेरी किस्मत और अच्छी, आपकी भी किस्मत अच्छी है। फिर किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। उल्टा करते हैं। मैंने आपको कहा मैं पहले आपको 100 रुपए का बेचूंगा, आप भाग जाते हैं डील करके, बायर भाग गया, तो सेलर अब क्या करे? सेलर मार्केट में बेच दो। आपने कितने का लेना था? मार्केट में 10 रुपए का बिकता है, अब 90 रुपए आप मुझे देंगे डैमेजेस। इस रूल को कहते हैं मार्केट प्राइस रूल। बेवकूफों वाला आंसर जेन में क्या आता है? 100 रुपया। वो तो डबल हो जाएंगे कान, वो तो 100 रुपया नहीं है आंसर। मार्केट प्राइस रूल समझ आ गया सबको? तो आज हम याद ही करते हैं, कल ही चैप्टर खत्म करते हैं मेरे बिल्कुल। तो लेकिन अभी बातें तुम लोगों ने जेन में फिट कर लेनी है सब बच्चों।